चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी में एनसीईआरटी बेसिस पूछे जा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो देखिए दोस्तों, बोला है भौतिक परिवर्तन नहीं है यानी रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। जल के क्वथनांक पर जलवाष्प का बनना ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के गलन पर जल का बनना ये भौतिक परिवर्तन है। जल में लवण का विलय होना ये भौतिक परिवर्तन है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन ये रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। देखिए जब हम लोग अमोनिया को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल बनता है। तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो यह जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और उपचयन और अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए इसमें जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रहा है। तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन योग हो रहा है तो उपचयन हो गया। और देखिए इसमें ह्रास हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है तो यह अपचयन हो रहा है। तो ये दोनों अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद देखेंगे तीसरा, दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? देखिए भाई, जब लोहा को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लोह ऑक्साइड बन जा रहा है, फेरिक ऑक्साइड यानी, और हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। तो यह देखिए क्या हो रहा है, इसको आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, जल अपचयित हो रहा है, जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। ये तीनों हो रहा है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? देखिए ऊष्माक्षेपी बोला है जिसमें ऊष्मा को जो है ना निकलेगा। बिना बुझे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया और एक अम्ल का तनुकरण, इसमें दोनों में जो क्या है दोस्तों, इसमें ऊष्मा निकल रहा है, उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग ऐसे करिए। प्रश्न नंबर 5, 25 ml जल युक्त ABC के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए हैं। ये BC बीकरों में कुछ मात्रा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड मिलाया गया है। यह प्रक्षेपित किया गया कि बीकर ए तथा बी के विलयनों के ताप में वृद्धि हुई जबकि बीकर सी के विलयन के ताप में कमी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए सत्य है, बीकर ए तथा बीकर बी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ। और चौथा हो जाएगा बीकर सी में ऊष्मा शोषी प्रक्रम संपन्न हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी सही करेक्ट। छठा, अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया है। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त परीक्षण के लिए सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड एक ऑक्सीकारक है, यह फेरस सल्फेट को ऑक्सीकृत करता है। देखिए सातवां, निम्नलिखित में से कौन सी द्विस्थापन अभिक्रिया है? इसमें देखिए बोला गया है कि द्विविस्थापन यानी दोहरा विस्थापन। देखिए लेड और कॉपर क्लोराइड को अभिक्रिया कराया है तो इसमें लेड और क्लोरीन प्लस कॉपर निकल गया है यानी विस्थापन हो गया है कॉपर का, तो विस्थापन अभिक्रिया हुआ है द्विविस्थापन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर अस्लेटिक क्यों हो जाता है? देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह अस्लेटिक क्यों हो जाता है? तो आंसर है सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से। प्रश्न नंबर 9, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा ऊष्मा में उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में मिलकर घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूना का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? देखिए जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? बिना बुझा हुआ चूना मिलता है। तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए उसके बाद 10वां, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया पर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? तो यह आंसर होगा अवक्षेपण अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए उसके बाद 11 नंबर, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात 2:1 होता है। यह जो है देखिए H2O देखिए हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 अणु है, वही 2:1 हो गया उसका मोलर अनुपात। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है?
तो ऊष्माशोषी प्रक्रम शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन और जल का वाष्पीकरण होता है। ये दोनों ऊष्माशोषी है, इनमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। 13 नंबर, जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो निम्न में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है? या आंसर होगा लेड एसीटेट। 14 नंबर, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो हीलियम अथवा नाइट्रोजन को मिलाने में तेल को ताज़ा बनाए रखने में प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर, प्रयोग में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयोग की जाती है। देखिए, पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड को जब ऊष्मा देते हैं तो उसमें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन निकलता है। तो निम्न में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है? तो यह एक अपघटन अभिक्रिया तथा ऊष्मा शोषी प्रकृति का है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो आंसर है उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। 17 नंबर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया? तो आंसर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराने से जल निकलता है। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया बोला है मतलब दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल अभिकारक बनता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल को अभिक्रिया करने से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है। उसके बाद एल्युमिनियम और जल को अभिक्रिया कराए तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना है। तो ये सब दोनों क्या है कि दो या दो से अधिक मिलकर जो है एक एकल का निर्माण कराए, संयोजन अभिक्रिया है। तो दोनों आंसर हो जाएगा। देखिए, हम लोग 10 क्लास का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिए। दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण का बहुविकल्पीय यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। पहला नंबर, क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? तो विलयन का ताप बढ़ जाता है दोस्तों और लवण का निर्माण होता है। दूसरा, एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक के मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने से यह व्युत्क्रमित हो जाता है। देखिए दोस्तों, एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, यानी क्षार जो है लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला। तो पूछा है इसमें कि इसका व्युत्क्रम मतलब जो है अम्ल जो है लाल लिटमस को नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो वही है कि इनमें से अम्ल कौन है? अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा, एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विचरण के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य है तो गैस से नमी को अवशोषित करना। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता? तो बेकिंग सोडा जो है दोस्तों नहीं रखता है। तो देखिए, बेकिंग सोडा का सूत्र हो जाएगा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। पांचवा प्रश्न देखिए, सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण है दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक। कहने मतलब है कि सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि जब हम दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक को मिलाते हैं तो यह लवण होता है, लवण कहलाता है। इसी में दोस्तों जब हम प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक को लेते हैं तो यह मतलब अम्ल होता है। छठा क्वेश्चन, दांत के इनामेल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति क्षारकीय होता है। दांत के इनामेल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति क्षारकीय होती है। सातवां, मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया है। स्वच्छ अधिपल्लवी विलयन पीएच पात्र को पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पात्र के रंग को हरा नीला कर देगा? एक प्रति अम्ल कर देगा। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है? अम्लीय क्रम का बढ़ता हुआ सही क्रम है तो देखिए, जल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक। तो इसमें बढ़ता क्रम देखिए सबसे ज़्यादा हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, उसके बाद एसिटिक, उसके बाद जल। नौवां क्वेश्चन, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए?
तो आंसर है हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें। 10वां, फिर से, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल यानी अम्ल गिर जाता है, तो बूंदें गिर जाती है, तो उसे क्या करना चाहिए दोस्तों? हाथ को जल की अधिक मात्रा से यानी जल का मात्रा अधिक से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी वही बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें। 10वां, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें सत्य देखना है। यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है, सही बात है। यह जलती हुई तिल्ली को बुझा देती है, सही बात है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है। दोस्तों ये तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए 11 नंबर, सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए गए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के उपयोग के रूप में आता है? देखिए सामान्य लवण रसोई में यानी रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है? तो धवन सोडा और बेकिंग सोडा। 12 नंबर, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव है टार्टरिक अम्ल, यानी कहने का मतलब है बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग पाउडर में यानी खाने वाला सोडा में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। 13 नंबर, दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है? क्षारकीय होती है। इससे पहले हम लोग प्रश्न में देखे थे, क्षारकीय होती है टूथपेस्ट की। 14 नंबर, एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के कौन से कथन सत्य है? तो पीएच जितनी उच्च होगी अम्लता उतना दुर्बल होगा, बात सही है। पीएच जितनी उच्च होगी अम्लता उतना दुर्बल होगा, और जितना पीएच निम्न होगी अम्लता उतना ज़्यादा होगा। वही बोला है कि पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना दुर्बल होगा, और पीएच जितना उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा। 15, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है 7 से कम। जठर रस की जो होती है 7 से कम, यानी जो है जठर रस होता है वो अम्लीय होता है। 16, जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती है? तो देखिए जब अम्ल की कुछ मात्रा जल में मिलाया जाता है तो आयनीकरण होता है और तनुता होता है। देखिए 17 नंबर, दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी दोस्तों जो दृष्टि और दोष मतलब दृष्टि देख नहीं पाते हैं उसके लिए अम्ल और क्षारक में कैसे अंतर कर सकते हैं उसके लिए पूछा है। तो वह जो वनीला है दोस्तों, वनीला क्या है कि इसमें जो अम्ल या क्षारक डालेंगे तो इसमें मतलब गंध आती है, इससे पता चल जाता है। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? तो चूना जो है, जो अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड यदि करेंगे तो चूना नहीं देगा। 19वां, निम्न में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? तो नींबू का रस यानी जो अम्ल है, देखिए नींबू का रस जो है अम्ल होता है। बाकी तो ऑप्शन का पीएच मान 2.4 हो जाएगा। रोक लें। देखिए 20वां, विद्युत अपघटय के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित उपकरण लगाया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए सत्य होगा, बल्ब चमकेगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है तथा चालन के लिए आयन उपलब्ध कराएगा। देखिए 21वां, गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एक्वारेजिया आप लोग जानते हैं भाई कि गोल्ड जो है, गोल्ड और प्लेटिनम को एक्वारेजिया में गलाया जाता है। 22वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, लेकिन सिट्रिक अम्ल जो है खनिज अम्ल नहीं है। निम्न में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? तो देखिए दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो C2H5OH मतलब ई अम्ल है। 24, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो बोला है सत्य नहीं है। तो प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया पर लवण तथा अम्ल देता है। देखिए पूछा है इसमें 24 में कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, सही बात है। कुछ धातु अम्लों से क्रिया पर लवण तथा हाइड्रोजन देते हैं, सही बात है। कुछ अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया पर अम्ल देते हैं, बात सही है। लेकिन भी दोस्तों प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर लवण, देखिए धातु जो है जल से अभिक्रिया कर लवण और जल नहीं देता है। 25 नंबर, कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोग से कीजिए। देखिए दोस्तों कॉलम ए में है ब्लीचिंग पाउडर, बी में बेकिंग पाउडर, धवन सोडा, सोडियम क्लोराइड, और कॉलम बी में है कांच का विचरण,
H2 तथा क्लोरीन का उत्पादन, विरंजन और प्रतिअम्ल। देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो है ये का 3 हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर जो है विरंजन है। बी का 4 हो जाएगा, बेकिंग सोडा क्या है, प्रतिअम्ल है। देखिए धवन सोडा क्या है, कांच का विचरण है धवन सोडा। और सोडियम क्लोराइड ये क्या है, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का उत्पादन है। 26 नंबर, समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के समान आयतनों को मिश्रित किया गया है तथा परिणामी विलयन की पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांच गया है। कौन सा रंग प्राप्त होगा। चित्र 2.2 में दिए गए रंग मार्गदर्शक का आप उपयोग कर सकते हैं। इसका आंसर पीला हरा होगा दोस्तों। 27 नंबर, 27 नंबर, जब हाइड्रोक्लोरिक को जल से गुजारते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य यह है कि यह विलयन में आयनित होता है और यह जल के अणुओं से संयोग करके विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो 2 और 4 सही हो जाएगा। 28 नंबर, अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अम्ल के लिए पूछा है तो खट्टे जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। बात सही है, खट्टा मतलब क्या, अम्ल जो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, यही सत्य है। 29, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्न में से कौन सा उपस्थित होंगे। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस क्लोरीन जो है आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर दोस्तों, यह जो है ग्रुप डी में कई बार पूछा चुका है। तो कलोर क्षार प्रक्रम में अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचानिए। तो ये पूछा जा चुका है। देखिए सोडियम क्लोराइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन और जल मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए दोस्तों 31 नंबर में कॉलम ए और कॉलम बी में सही मिलान पूछा है। तो लैक्टिक अम्ल हम लोग जानते हैं दोस्तों दही में पाया जाता है। एसिटिक हम लोग जानते हैं सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल दोस्तों नींबू में पाया जाता है। और जेलिक अम्ल दोस्तों टमाटर में पाया जाता है। और एक पालक साग में पूछ सकता है, पालक में क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल उसमें भी पाया जाता है। तो 32 में देखिए दोस्तों कि कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। रासायनिक सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो दोस्तों सूत्र हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा इंटू हाफ जल हो जाएगा। जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट 2H2O मतलब 2 जल हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 हो जाएगा और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। देखिए हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट किए। तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु 10वां का केमिस्ट्री का देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है। देखिए धातु का गुणधर्म नहीं दर्शाता है। देखिए धातु का गुणधर्म जो है विद्युतहीनता नहीं दर्शाता, लेकिन दिखाता कौन है, गुणधर्म कौन कौन है, विद्युत चालकता है, धावनिक प्रकृति है, तन्यता है, चालकता है, ये सब धातु का गुणधर्म है। तो आंसर देखिए धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाता है, इसमें बोला नहीं, तो नहीं आंसर हो जाएगा। धूर्तिहीनता कहने मतलब है, मतलब इसमें विद्युत नहीं जाता होगा तो ये नहीं है, लेकिन है विद्युत चालकता है धातु का गुणधर्म, ध्वनि प्रकृति है ये है धातु का गुणधर्म, तन्यता भी है धातु का गुणधर्म। तो दूसरा नंबर, धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं, तन्यता, जो तार के रूप में खींचते हैं तन्यता कहते हैं। तीसरा, खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम का काम आता है, एल्युमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है। इसका उत्तर होगा उच्च उष्मीय चालकता और उच्च गलनांक। दोस्तों एल्युमिनियम यदि उच्च गलनांक का नहीं रहेगा तो यह खाना बनाते समय निम्न गलनांक का रहेगा तो ये गल जाएगा, इसलिए इसका उच्च गलनांक होना चाहिए और चालकता भी होना चाहिए, ये नहीं कि चालकता नहीं होना चाहिए, चालकता भी होना चाहिए। तो आंसर होगा 1 और 4। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों ये जो है लोहा जो है नहीं करता है, लोहा जो है नहीं करता है। 5वां देखिए दोस्तों, आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड प्राप्त होंगे। तो फेरस ऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों, आंसर सी नंबर। छठा, क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यह जो है जल से कम प्रचंड क्रिया करता है, बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपकते हैं। आंसर हो जाएगा 3 और 4। 7वां, धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है, सही बात है। निम्न में से कौन सा अम्ल धातुओं मैग्नीज और मैग्नीशियम के अतिरिक्त से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो HNO3 के साथ जो है ना ये हाइड्रोजन और लवण नहीं देता है दोस्तों। 8वां, एक्वा रेजिया का संयोजन क्या है। एक्वा रेजिया का संयोजन जो है ना सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल है HNO3। 9वां, निम्न में से कौन से आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक नहीं है दोस्तों
HCl और CCl4। 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो ठोस अवस्था में विद्युत चालकता में नहीं किया जाता है, यानी जल में विलेयता किया जाता है आयनिक यौगिकों का, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक में किया जाता है, और गलित अवस्था में विद्युत चालकता इसमें भी आयनिक यौगिकों का प्रदर्शित किया जाता है। 11वां देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातुएं प्रकृति में प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए सोना और चांदी दोस्तों प्रकृति में अवस्था जो सबके पास रहता है प्रकृति में अवस्था में पाया जाता है, तो दोनों हो जाएगा। 12 देखिए, निम्नलिखित विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो सोना और कॉपर को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है, विद्युत अपघटन द्वारा इस सबको किया जाता है। 13, वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, या निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण? तो सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा दोस्तों। सिल्वर सल्फाइड जब इसको जो है ना लंबे वायु में छोड़ देते हैं तो उसमें एक परत हो जाता है जो सल्फाइड का हो जाता है। 14, किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग लगने से बचाने के गैल्वेनीकरण एक विधि है? तो जिंक जानते हैं दोस्तों कि लोहा में यदि हम जिंक का गैल्वेनीकरण करते हैं तो लोहा जंग से बचाया जा सकता है, तो गैल्वेनीकरण में जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है। 15, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है, स्टेनलेस स्टील में आयरन को किन किन के साथ मिश्रित किया जाता है? निकल और क्रोमियम के साथ जो है स्टेनलेस स्टील में दोस्तों निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है, यानी उसका मिश्र धातु है स्टेनलेस। 16, यदि कॉपर को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो अपनी चमकीली भूरी सतह को खो देता है तथा हरे रंग की परत प्राप्त करता है, यह किसके निर्माण के कारण होता है? तो कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है दोस्तों। 17, धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों पारा जो है या ऐसा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाई जाती है। यदि यही पूछे कि द्रव अधातु तो ब्रोमीन हो जाएगा दोस्तों। 18, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है? तो सोडियम और कैल्शियम गलित अवस्था में उसके क्लोराइड में गलित अवस्था में प्राप्त होता है दोस्तों, सोडियम और कैल्शियम। 19, सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है? तो आयोडीन दोस्तों, आयोडीन जो है एकमात्र ऐसा अधातु है, देखिए धातु चमकदार होता है लेकिन आयोडीन एकमात्र ऐसे अधातु है जो चमकता है, आयोडीन। 20वां, निम्नलिखित 4 धातुओं में कौन सी उसके लवण के विलयन से n तीन धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है? तो Ag मतलब चांदी द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। देखिए 21वां, 3 चिन्हित परखनलियों A, B, C में क्रमशः सांद्र HCl, सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का 3:1 में मिश्रण प्रत्येक के 2 ml लिए गए। प्रत्येक परखनली में धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला गया। परखनली A तथा B में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु परखनली C में धातु घुल गई तो धातु हो सकती है सोना, ये हो जाएगा सोना जो है जानते हैं एक्वा जो है ना HCl और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है 3:1, उसी में सोना गलता है। देखिए 22वां, एक मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु क्या है दोस्तों? एक समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जो है ना समान मात्रा में रहता है, जैसे देखिए पीतल, तांबा और जिंक रहता है, पिताजी इसका ट्रिक है, तो ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। 23वां देखिए, एक विद्युत अपघटन सेल बनता है धनावेशित एनोड से और ऋण आवेशित कैथोड से, तो 3 और 4 हो जाएगा दोस्तों, तो बी नंबर सही हो जाएगा। 24, जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान 23 नंबर, एक विद्युत अपघटनी सेल बनता है, तो विद्युत अपघटनी सेल बनता है दोस्तों धनावेशित एनोड से और ऋणावेशित कैथोड से, तो 3 और 4 किस में है? बी में, तो बी हो जाएगा आंसर। 24, जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान यह होता है कैथोड पर निक्षेपित होता है दोस्तों। जिंक के जब विद्युत परिष्करण किया जाता है तो कैथोड पर निक्षेपित होता है, आंसर ये हो जाएगा। 25वां देखिए, एक तत्व ये मुलायम है तथा उसके चाकू से काटा जा सकता है, या वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुला नहीं रखा जा सकता है, यह जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है, निम्न में से इस धातु को पहचानिए। तो सोडियम दोस्तों, सोडियम को हम लोग जानते हैं कि इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, और इसको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्योंकि इसको यदि हम खुला छोड़ देंगे तो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रिया करके वह आग लग सकती है। 26वां देखिए, मिश्र धातु एक धातु का एक धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु उसके जवाबों में एक अधातु रखती है? तो स्टील है दोस्तों। 27वां, मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है दोस्तों
यह ऑक्सीजन में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है, ये सही है दोस्तों। उसके बाद बी में जो है, यह ठंडे जल से अभिक्रिया पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। 27 नंबर देखिए दोस्तों, मैग्नीशियम धातु के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें बोला है गलत है दोस्तों। देखिए, यह ऑक्सीजन में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है, यह सही है दोस्तों। गलत हो जाएगा, यह ठंडे जल से अभिक्रिया पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकालती है, गलत हो जाएगा दोस्तों। सी में है, यह गर्म जल से अभिक्रिया पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकालती है, सही है दोस्तों। डी में, यह भाप से क्रिया करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकालती है, ये भी सही है दोस्तों। 28वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है। तो अमलगम में दोस्तों, अमलगम में मरकरी यानी पारा रहेगा ही रहेगा। 29वां, एक्स तथा वाई के मध्य अभिक्रिया पर यौगिक जेड बनता है, एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, निम्नलिखित में से कौन से गुण जेड नहीं है। तो इसका निम्न गलनांक है दोस्तों। देखिए 30वां, तीन तत्व एक्स वाई जेड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिया गया है। एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 28, वाई का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287 तथा जेड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287। तो बोला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो बोला है एक्स एक धातु है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। एक्स एक अक्रिय गैस है। वाई पूछा है, वाई एक धातु है, वाई का इलेक्ट्रॉन में 287 है। हम लोग जानते हैं कि बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 रहता है तो धातु होता है, और 4 से अधिक रहता है तो अधातु हो जाता है। तो देखिए वाई में 287 है तो यानी अधातु गैस है। जेड 282 है यानी धातु है, तो जेड क्या बोला है, एक अधातु है, मतलब ये भी गलत है। डी में है, वाई अधातु है, सही बात है। देखिए वाई अधातु है, जेड एक धातु है, जेड सही बात है, एक धातु है, तो डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 31वां, धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो एल्युमिनियम हो जाएगा दोस्तों। एल्युमिनियम जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसके साथ पीबी भी है, इसके साथ जिंक भी है। 32वां, सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है। देखिए दोस्तों, अधातु विद्युत का चालक नहीं होता है, लेकिन एक अपवाद है ग्रेफाइट, अधातु होते हुए भी यह विद्युत का चालन करता है। 33वां, विद्युत तारों पर विद्युत पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला पदार्थ पीवीसी है। जानते हैं दोस्तों, घर में जो तार हम लोग का आता है वह उसमें जो कवर देखते हैं हम लोग, वही है पीवीसी दोस्तों, और विद्युत का कुचालक होता है। 34वां, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है। तो हम लोग द्रव धातु जानते हैं पारा होता है, तो द्रव अधातु क्या होता है, ब्रोमीन होता है। 35वां, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। तो कॉपर सल्फेट प्लस Fe संपन्न अभिक्रिया होगी। दोस्तों अब देखिए कार्बन एवं उसके यौगिक, जो 10 क्लास का चौथा पार्ट है केमिस्ट्री का। देखिए पहला क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है। वायुमंडल में जो है कार्बन जो है किस रूप में रहता है, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रहता है। तो वायुमंडल में जो है 0.003% रहता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बन यौगिकों के लिए सही है। कार्बन यौगिकों के लिए सही है, तो आंसर होगा ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं, सही बात है दोस्तों। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, क्योंकि यह कार्बन जो है उपधातु है। तीसरा, अमोनिया के एक अणु में होते हैं केवल एकल बंध होता है दोस्तों, अमोनिया में एकल बंध होते हैं। चौथा, बकनिष्ठ फ्लोरीन एक अपरूप है, तो ये कार्बन का अपरूप है दोस्तों। देखिए पांचवा, निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समअवयवी कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, ब्यूटेन का सूत्र हो जाएगा CH4H10 हो जाएगा। तो देखिए C जो है कार्बन 4 गो और हाइड्रोजन 10 गो इसमें है। देखिए कार्बन देखिए इसमें 4 गो है और हाइड्रोजन 10 गो है। छठा, CH3 और CH2OH क्षारकीय पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड प्लस ऊष्मा को अभिक्रिया करते हैं तो एसिटिक अम्ल मिलता है CH3COOH। उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारीय पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड किस रूप में कार्य करता है, तो ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। सातवां, पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने वसा देते हैं। यह उदाहरण है एक संकलन अभिक्रिया है दोस्तों, संकलन अभिक्रिया, वही जो उत्प्रेरक जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह संकलन अभिक्रिया है, उसको संकलन अभिक्रिया कहते हैं। आठवां, निम्नलिखित में से यौगिकों में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है, तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा आंसर दोस्तों। देखिए नॉन ये कीटोन समूह का है, ब्यूटेनोइक ये कार्बोक्सिलिक है, ब्यूटेनल ये जो है एल्डिहाइड का है, तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा OH जो कार्बोक्सिलिक मतलब ये OH समूह मतलब नोमा।
साबुन के अणु में होता है जलरागी शीर्ष तथा जलविरागी पुच्छ। साबुन के अणु में जो होता है दोस्तों जलरागी शीर्ष तथा जलविरागी पुच्छ। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र का निम्नलिखित में से सही प्रदर्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन दोस्तों कि देखिए नाइट्रोजन का जो है डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ग्रामा देखिए एथाइन का संरचनात्मक सूत्र एथाइन, तो एथाइन का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों। 12 निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। असंतृप्त जो है दोस्तों देखिए एल्केन जो है, एल्केन ये संतृप्त यौगिक है और एल्किन और एल्काइन असंतृप्त है। तो एल्काइन ई प्रोपीन प्रोपाइन, एल्केन जो है संतृप्त है और एल्किन और एल्काइन असंतृप्त है, तो प्रोपीन और प्रोपाइन हो जाएगा आंसर दोस्तों। मतलब 2 और 3 किस में है, 2 3 डी में हो जाएगा आंसर। 13 क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी क्रिया करती है। क्लोरीन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी क्रिया करती है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। 14 साबुन के मिसेल में क्या होता है दोस्तों। साबुन एक आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होती है। 15वां दोस्तों, पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है, इसमें होते हैं 16 सह संयोजक बंध होता है दोस्तों। बेंजीन का संरचना सूत्र जो है क्या होता है C6H6 होता है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा बेंजीन का सी नंबर ऑप्शन। 17 एथेनॉल तो 16 का आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, जो इसका संरचना सूत्र C6H6 होता है। 17 देखिए दोस्तों, एथेनॉल जो है सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है। ये उत्पाद है सोडियम एथोसाइड तथा हाइड्रोजन, आंसर हो जाएगा दोस्तों। 18 ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र, ब्यूटेनोइक का सही संरचना सूत्र आंसर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों। 19 नंबर, सिरका 1 बिलियन है, सिरका में जो है दोस्तों जल 5% होता है, 5 से 8% जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। 20वां कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, क्योंकि खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक आयनित होते हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, क्योंकि खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक आयनित होते हैं दोस्तों। 1 और 4 हो जाएगा आंसर, यानी सी नंबर 1 नंबर। 21 कार्बन अपने 4 सहयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे से 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। 4 बंधों के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, तो नियोन का करता है। 22 नंबर, जल के अणु के सही इलेक्ट्रॉन बिंदु, जल के इलेक्ट्रॉन का देखिए ऑक्सीजन जो है इसका 8 होता है परमाणु, तो 286 हो जाएगा दोस्तों, 2 और 6 हो जाएगा बॉटम में, तो इसको पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और हाइड्रोजन को 2 चाहिए, तो 2 पूरा भी हो रहा है, यानी सी हो जाएगा आंसर। 23 निम्नलिखित में से कौन सा सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, नहीं होगा। 24 निम्नलिखित में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त मतलब क्या है, एल्किन और एल्काइन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 हो जाएगा आंसर दोस्तों, यानी 2 और 4 किस में है, 2 4 सी में है, आंसर हो जाएगा। 25 निम्नलिखित में से कौन एक समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो देखिए CH4 है दोस्तों, C2H6, यानी सजातीय श्रेणी क्या समझाती है, CH4 का अंतर होता है दोस्तों, तो CH4 का अंतर किस में है, तो ए में है, बी में है और सी में भी है, तो डी में नहीं है दोस्तों, देखिए डी में नहीं है। 26 यौगिक CH3 और CH2 CHO का नाम प्रोपेनल है। देखिए प्रोपेन मैथ इथ प्रूफ, 3 वो है कार्बन, देखिए 3 वो है, तो प्रोपेनल हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप का है ये। 27 CH3 CH2O CH2 और Cl, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन और क्लोरीन उपस्थित विषम परमाणु पूछा है दोस्तों, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन, यानी 1 और 4 डी नंबर हो जाएगा आंसर। 28 निम्नलिखित से कौन सी समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, साबुनीकरण अभिक्रिया। जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो CH3CnONa तो C2H5OH बनता है। एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य एथाइन है दोस्तों, एल्काइन समजातीय श्रेणी का एथाइन हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्लास 10 का NCERT केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर तत्वों का आवक वर्गीकरण, जो ग्रुप डी में हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन फिक्स है, आइए रहे हैं, इसको महत्वपूर्ण रूप से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, किस तत्व तक अष्टक नियम लागू हो पाया, तो कैल्शियम हम लोग जानते हैं कैल्शियम तक अष्टक नियम लागू हो पाया। अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था।
दूसरा क्वेश्चन, मेंडलीफ आवर्त नियम के अनुसार, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे? तो परमाणु भार, देखिए सभी दोस्तों, देखिए सबका जो है परमाणु भार के अनुसार सजाया था, लेकिन हेनरी मोसले जो है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया था, बाकी सब परमाणु भार होगा आंसर दोस्तों। तो तीसरा, मेंडलीफ आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे जिनकी खोज बाद में हुई, निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला? तो जर्मेनियम को बाद में मिला दोस्तों। चौथा, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो चौथा में क्या बोला है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया, गलत है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार, ये भी गलत है दोस्तों। आवर्त सारणी में समस्थानिक को संलग्न समूह में रखा गया, ये गलत है दोस्तों। लेकिन सही है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। केवल आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें समूह कहते हैं दोस्तों, यही सही है। छठा, दिए गए ए बी सी डी ई परमाणु क्रमांक 2, 3, 7, 10, 30 में से समान आवर्त से संबंधित है। तो बी सी डी जो है दोस्तों, बी और सी और डी मतलब 2, 3, 7, 10 ये सब जो है ना समान आवर्त का, एक ही आवर्त में है दोस्तों। सातवां, तत्व ए बी सी डी ई के परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12, 13 हैं। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह में? तो ए और सी दोस्तों, ये यानी 9 और 17 एक ही समूह में है दोस्तों, ये दोनों, बाकी वो सब अलग अलग है। आठवां, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 युक्त तत्व को आप किस समूह में? तो समूह 18 में, क्योंकि 2, 8 नियोन है, नियोन क्या है? अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस को 18 समूह में रखा गया है। 10वां, एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है संबंधित है, समूह 14। समूह 14 क्या है दोस्तों? ये कार्बन वाला है जो सभी कार्बनिक यौगिकों का अवयव है। 10वां, आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाह्यतम है? तो एल कोष होगा आवर्त 2 में, 2 आवर्त में 2 ही कोष होगा, के और एल। 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, बोलिए फिर से, निम्नलिखित में से 11वां देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? तो फास्फोरस दोस्तों, फास्फोरस जो है अधिकतम, फास्फोरस जो है इसका 15 होता है, तो 2, 8, 5 होता है, तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका 5 हो जाएगा। 12वां में देखिए ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये नाइट्रोजन की परमाणुीय त्रिज्या का बढ़ता हुआ सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन। 13, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुीय त्रिज्या सर्वाधिक है? परमाणुीय त्रिज्या सर्वाधिक बोला है तो पोटेशियम का हो जाएगा दोस्तों सर्वाधिक। 14, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? तो देखिए दोस्तों पोटेशियम जो है आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है। 15, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता? तो ये फ्लोरीन है दोस्तों, फ्लोरीन जो है ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है। 16, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व के समस्थानिक के अभिलक्षण हैं? तो समस्थानिक बोला है, तो समस्थानिक में क्या है दोस्तों? हम लोग जानते हैं कि इसमें परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। तो एक तत्व के समस्थानों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं और एक तत्व के समस्थानिक समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो यही दोनों आंसर हो जाएगा, 2 और 4। 2 और 4 किस में है? डी में। देखिए 17, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। तो घटते हुए क्रम में तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन। कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा जो है धात्विक गुण है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, क्लोरीन। 18, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधात्विक गुण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अधात्विक गुण तो लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो जाएगा दोस्तों। ये सब जो है ना अधातु के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है। 19, एका एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? तो E2O3। 20वां, 3 तत्व बेरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या है? बेरोन और सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? उपधातु है दोस्तों, उपधातु। 21, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? परमाणु क्रमांक 7 युक्त तत्व जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाता है दोस्तों। 22, परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं सहसंयोजक हैलाइड बनाता है। यह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग में? उपधातु में। आंसर उपधातु हो जाएगा बी। 24वां देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी के एक समूह में
ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता है? तो देखिए, आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता नहीं बढ़ता है दोस्तों, समान रहता है। 25 आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर समानता परमाणु आकार जो है दोस्तों घटता है। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास का एनसीईआरटी केमिस्ट्री का 5 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री का देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी का भी देखेंगे।